चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस शानदार फास्ट रिवीजन क्लास पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा रेलवे एनटीपीसी 2025 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके प्रश्न को। तो ये समझ सकते हो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो आपके 2025 एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो अगर आप रेलवे में 12th लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो इन बाकी के 10-12 दिनों में सिर्फ आप जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका रिवाइज करेंगे तो आपके लिए सबसे बेनिफिट करेगा। ठीक है, यहाँ पास पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? तो इंडियन बैंक याद रखेंगे। इंडियन बैंक ने जो की है फरवरी 2025 में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की, जिससे ग्राहक बैलेंस चेक, खाता खोलना, कार्ड ब्लॉक करना आदि सुविधाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले नगर पालिका का शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए, ब्रिटिश शासन में सबसे पहले नगर पालिका की शुरुआत मद्रास यानी कि अब की चेन्नई में हुई थी। मद्रास नगर निगम की स्थापना 1667 से 1668 में की गई थी, जो भारत ही नहीं ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्र मंडल देश का सबसे पहला नगर निगम था, जो कहाँ था? मद्रास, जो कि आपकी चेन्नई में है। ठीक है, स्थापना 1687 याद में रखेंगे। विच कंट्री इज एट 4th प्लेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? तो ये हो जाएगा, कौन सा है? यहाँ पर देख सकते हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, जनवरी और स्वीडन है। तो ये सभी जो कि टॉप 5 देश है। पहले पे कौन है आपका? आइसलैंड है। ठीक है, दूसरे पे कौन है? स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है और चौथे पर कौन है? जर्मनी है। जर्मनी और स्वीडन यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पे मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है, जिसमें 0.685 का स्कोर है। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति, चीन 78वां में है, श्रीलंका 79वां में है, भूटान 125वां में है, बांग्लादेश 130 में है। ठीक है, और नेपाल 145 में है और पाकिस्तान जो कि 168 में है। ठीक है, वहीं पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ये चीजें आप याद रखेंगे, है ना। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है। एचडीआई जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को मापता है। ठीक है, ये पूछा गया था, रुद्रदमन किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया? तो रुद्रदमन जो कि है पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था। ठीक है, पश्चिमी वेस्टर्न क्षत्रप का शासक था ये, जिसने मथुरा और गुजरात, विशेष रूप से सौराष्ट्र, काठियावाड़ पर शासन किया। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, इसको कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, जब निचली अदालत जैसे सत्र न्यायालय सजा सुनाती है तो हाई कोर्ट उस सजा को अपनाने से पहले किस तरह की सजा की समीक्षा करता है? तो क्या करता है हाई कोर्ट? जब निचली अदालत जैसे सत्र न्यायालय जज सजा सुनाती है तो हाई कोर्ट मुख्यतः गंभीर सजाओं जैसे मृत्युदंड, जैसे कि फांसी हो गया, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा की समीक्षा करता है। हाईकोर्ट इन सजाओं को अपने अधीन विचार कर रखता है, विशेष रूप से तब जब इन पर अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है या कानून के अनुसार उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, इन विच बुक आर द 8 कॉम्पिलेशन ऑफ संगम लिटरेचर, यानी कि संगम साहित्य के 8 संकलन किस पुस्तक में हैं? तो इट्टू थोकई याद रखेंगे आप, संगम साहित्य के 8 संकलन किट्टू थोकई नामक पुस्तक में संकलित है। इसमें संगम युग के 8 प्रमुख ग्रंथ नैरीने, कुरुंथोके, एनुरेनुर, पुराणानुरु, पदित्रुपत्तु, परिपादल, कलिथोगे और अहानानूर शामिल है।
ठीक है, ये है आपके संगम साहित्य के 8 संकलन। ठीक है, 8 लिटरेचर। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11 से 12 मार्च 2025 में गए थे? किस देश में गए थे बताइए? राष्ट्रीय दिवस पर मॉरिशन गए थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और वह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ ये सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो एक बार अच्छे से इसको रिवीजन करके जाएंगे, यहीं से प्रश्न निकलेगा आपका। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह है, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी का स्रोत झारखंड के छोटा नागपुर पठार खमरपत पहाड़ी में है और यह पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, चल ये था 1857 के विद्रोह को कहाँ सितंबर में समाप्त किया गया? तो सितंबर में तो समाप्त किया गया, लेकिन दिल्ली में समाप्त किया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1887 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था, जिससे विद्रोह का प्रमुख केंद्र समाप्त हो गया। ठीक है, तो कहाँ बोलेंगे? दिल्ली पर बोलेंगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में हिमस्खलन भारत के किस राज्य में हुआ था जहां 8 लोग मर गए थे? तो ये होता उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था, जहां 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल नया प्रश्न है जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। 100% चांस बनते हैं कि आपके रेलवे 12th लेवल में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं था? तो देखिए, मौर्य वंश के शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, सलीसुक, देववर्मन, सतधर्मन है ना, और बृहद्रथ शामिल है। इन शासकों के अलावा पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का शासक नहीं है। जो पुष्यमित्र शुंग है, जो मौर्य संस्थापक नहीं है, वह शुंग वंश का संस्थापक है, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी, याद में रखेंगे, है ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है, चावल और गेहूं किस क्षेत्र में ज्यादा होता है? ऑप्शन में था गंगा सिंधु पूर्वी तट या पश्चिमी तट। चावल गेहूं दोनों ही गंगा सिंधु के मैदान पूर्वी और पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा होते हैं। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में टैक्स यानी कि भूमि राजस्व किससे लिया जाता है? तो देखिए, गांव या महल के सभी किसानों से सामूहिक रूप से लिया जाता है, जो कि महालवाड़ी व्यवस्था में टैक्स है। टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया यानी कि लंबरदार की होती है, जो पूरे गांव के किसानों से कर इकट्ठा कर सरकार को देता है। गांव के मुखिया को लंबरदार कहते हैं, याद में रखेंगे। ठीक है, किसमें? महालवाड़ी व्यवस्था में। यानी कर किसी एक किसान से नहीं, बल्कि पूरे गांव यानी महल से सामूहिक रूप से वसूल किया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि यदि कोई किसान कर नहीं चुका पाता तो उसकी भरपाई बाकी किसान मिलकर करते थे, यानी सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू था। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के तहत गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर सबसे अच्छा कार्य कौन करता है? तो देखिए भाई, ग्राम पंचायत सबसे अच्छा कार्य करती है, जो कि है यह गांव स्तर पर स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है। ग्राम पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई माना गया है, जो स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में सबसे प्रभावी है। यहाँ बस इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इन संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसको बोलते हैं, जिला पंचायत, त्रिस्तरीय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे स्थानीय स्वशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हुआ। किसमें?
73वां संविधान संशोधन में। ये जो मैं करा रहा हूँ ना आपके लिए सफिशियंट रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जितने भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा सब सफिशियंट रहेगा। ये बताइए थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में फैला हुआ है? पूछा गया था कि एग्जाम में थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से फैला हुआ है। किसके अलावा इसका विस्तार गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में भी है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, चलो। ये पूछा गया था पंकज अडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया है? तो किसको हराया ये पूछा गया आपके एनटीपीसी 2025 की एग्जाम में, तो 100% चांस बनता है कि एनटीपीसी 12th लेवल में भी पूछे जाएगा। ईरान के अमीर सरकोश को हराया किसने? पंकज अडवाणी ने। किसमें? एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप के फाइनल में। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, निसार मिशन इसरो और नासा ने मिलकर किस लिए लॉन्च किया? तो इसरो और नासा द्वारा लॉन्च किया गया था आपका निसार मिशन, है ना। अब देखिए, पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र, सतह बर्फ की चादरों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी भूस्खलन, समुद्र स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, हिमखंड के पिघलने और जल संसाधनों की निगरानी और अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। किसे? निसार को। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों की सटीक जानकारी देना है और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी और पर्यावरणीय निगरानी को बेहतर बनाना है। ये प्रश्न पूछा गया था, थार मरुस्थल में पानी कौन से नहर से आता है? तो थार मरुस्थल में पानी जो कि है मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर से आता है, पॉइंट टू बी नोटेड। और यह नहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ, ये पूछा गया था कि 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA में कितने धर्म शामिल है? तो भाई 6 धर्म शामिल है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई। ठीक है, ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? तो दिल्ली का था भाई, आपको पता होना चाहिए, है ना, जिसका घनत्व जो कि यहाँ पास 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। क्लियर। ये बताइए भाई प्रीवी पर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रीवी जो पर्स है उसका मतलब होता है वह विशेष वार्षिक भत्ता या धनराशि जो किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में पूर्व राजाओं, राजवाड़ों या राज परिवारों को उनके पूर्ववर्ती अधिकारों और संपत्ति के संरक्षण के लिए दी जाती है। इसी बोलते हैं हम प्रीवी पर्स। भारत के स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय के समय इन राजवंशों को आजीवन जीवन यापन करने हेतु यह विशेष भत्ता दिया जाता था। इसे हिंदी में राज भत्ता या शाही भत्ता भी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में प्रीवी पर्स कहते हैं। ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यह व्यवस्था 1971 में 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई थी, है ना। यह व्यवस्था 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई थी, जिससे राजाओं की प्रीवी पर्स, पेंशन और विशेष अधिकार खत्म हो गए थे। राजशाही कर जैसे कोई अलग टैक्स नहीं था, बल्कि यह पेंशन के रूप में थी। ठीक है, ये देखिए 40वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पूछा गया था। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्न तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से संबंधित है। इसके तहत इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी खनिज पदार्थ और अन्य मूल्यवान संसाधनों को केंद्र सरकार के अधिकार में निहित कर दिया गया था। साथ ही संसद को इन क्षेत्रों की सीमाएं और उनसे जुड़े कानून लाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये है आपका 40वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 297 में संबंधित है। इसके अलावा 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम भी जोड़े गए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, फ्री ऑन का प्रमुख मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? जो फ्री ऑन का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है?
तो ये है आपका रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर या फिर फ्रीजर आदि में शीतलक यानी कि ठंड के रूप में किया जाता है फ्रेऑन का उपयोग। इसके अलावा इसका उपयोग एरोसॉल प्रणोदक और फोम बनाने में भी होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछा गया था। अल्ट प्लस स्पेस बार की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, अल्ट प्लस स्पेस बार कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग जो कि है सक्रिय विंडो के सिस्टम मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। सक्रिय विंडो के सिस्टम मेनू को खोलने के लिए किया जाता है, यानी कि विंडो के सिस्टम मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। इस मेन्यू में रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज जैसे विकल्प होते हैं, जिससे आप बिना माउस के विंडो को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था स्टोव के नीले रंग का कारण क्या होता है? जो स्टोव होता है ना, उसकी जो लौ होती है वो नीली क्यों होती है? तो स्टोव की जो नीली लौ का कारण है ईंधन, जैसे कि एलपीजी का पूर्ण दहन। जब इसका पूर्ण दहन होता है तो क्या होती है, स्टोव जो कि उसका लौ होता है वो नीले रंग का होता है। जब गैस में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है तो जलने की प्रक्रिया पूरी तरह होती है और लौ नीली दिखाई देती है। ठीक है, यह नीला रंग इस बात का संकेत देता है कि ईंधन सही तरीके से जल रहा है और कार्बन की मात्रा कम है। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा कम भी रहेगा तो अपने को जो कि लौ है वो नीले कलर के दिखेगी। ठीक है, ये देखेंगे स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पूछा गया था आपकी एग्जाम में। स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति का सटीक सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण किया जाता है स्वामित्व योजना के अंतर्गत, जिससे प्रत्येक घर और भूमि का रिकॉर्ड तैयार हो सके। ये देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के जागेश्वरी मंदिर का डिजाइन किस शैली में शामिल है? तो ये है आपका केदारनाथ शैली में शामिल है, आपको पता होना चाहिए, है ना। उत्तराखंड के जो जागेश्वरी जो की है मंदिर का जो निर्माण मुख्य रूप से कत्यूरी राजाओं द्वारा 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था। बाद के काल में चंद शासकों ने भी इसमें योगदान दिया। यह मंदिर समुद्रगुप्त साम्राज्य के यह मंदिर समुद्रगुप्त साम्राज्य के प्रभाव और हिमालयी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज का जो कि वीडियो का लेंथ है वो लंबा हो चुका है। मैं ऐसे ही आपको पार्ट पार्ट करके पूरे क्वेश्चन करा दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। आपकी तैयारी 100% कवर हो जाएगी। 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में किस रैंक पर थी? दीप्ति शर्मा की बात कर रहे हैं। आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में चौथे स्थान पर थी, फोर्थ रैंक पर थी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? चौथे स्थान पर, फोर्थ रैंक पर।